Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another lecture of Unit 14 Particle Physics. इससे पहले मैं आप लोगों को एज ए इंट्रोडक्शन एक लेक्चर जो है एक वीडियो की फॉर्म में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो होप से वो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। बच्चों, यूनिट का बाकायदा आगाज़ यानी टॉपिक्स पे आने से पहले भी कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को रिकॉल या रिवाइज करवाना चाहता हूँ, या मुमकिन है वो टर्म्स आप लोगों के लिए नई हों। याद रखें कि टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इन टर्म्स को मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि जब हम वो टॉपिक स्टडी करें और ये तमाम टर्म्स उन टॉपिक्स में आ रही हैं तो ऐसा ना हो कि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो इन्हीं टर्म्स में फंसी रहे और आप लोग जो है वो इन टर्म्स में कंफ्यूज रहें। वो जो मेन टॉपिक है वो आपको वहीं का वहीं रह जाए, उसके उससे आपकी तवज्जो बिल्कुल ही हट जाए। तो इसलिए ये टर्म्स आप लोगों को पहले से सीखी हुई फ़ायदा देंगी। आप लोगों एक तो वहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और सेकेंडली आपका जो फोकस है वो अपने टॉपिक के ऊपर मुकम्मल तौर पर रहेगा और आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आपका आज का लेक्चर। इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है बच्चों वो है मैटर। मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता चलूँ कि यूनिवर्स में मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नंबर वन, हैव mass, एंड नंबर टू, ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम कहते हैं कि वो चीज़ है हमारे पास मैटर। फर्दर इसकी एग्जांपल्स देने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैटर की चार बेसिक स्टेट्स होती है। नंबर वन, सॉलिड। नंबर टू, लिक्विड्स। नंबर थ्री, गैसेस। एंड नंबर फोर आपके पास है प्लाज्मा। देखिए, अगर हम एक वुड को कंसीडर कर लें, ठीक है, पीस ऑफ वुड है मेरे पास, तो वो जो वुड है मेरे पास, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ वुड जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ लिक्विड, सॉरी मैटर। इसी तरह से अगर हम एक गिलास में पानी डाल दें तो वो जो पानी है उस गिलास में मौजूद खाली जगह को क्या कर लेगा, फिल कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वो जो आपके पास वाटर है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ प्लाज्मा, सॉरी मैटर। इसी तरह से अगर हम एक टायर की ट्यूब में एयर को फिल कर लें तो वो जो एयर है उस टायर की ट्यूब में मौजूद खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। वो जो एयर है, दिस इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा मैटर की एक ऐसी स्टेट है ना जिसमें जो आपके पास मैटर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप इसमें सन को एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, दी प्लाज्मिक स्टेट ऑफ मैटर। तो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं सन को। ताहम आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ किसकी तरफ, मैटर से एटॉमिक लेवल के ऊपर, और फिर वहाँ से हम जा रहे हैं पार्टिकल लेवल के ऊपर यानी पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मैटर की एग्जांपल या मैटर के बारे में जो है वो रिवीजन करवाई है। वेल, मैटर के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद जितना भी मैटर है वो जिस बेसिक इकाई से मिलकर बना है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो होती है आपके पास एटम। एटम को हम क्या लिखते रहते हैं कि दिस इज दी basic unit, basic unit of all the matter is in atom। उसको हम क्या बोलते हैं जी, एटम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम। तो देखें, पहले जैसे मैटर के बारे में ये रिसर्च की गई कि अगर हम मैटर को देखें कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है तो ये पता लगा कि मैटर एटम से मिलकर बना है। फिर इस चीज़ के बारे में रिसर्च शुरू हो गई कि अच्छा, जैसे मैटर एटम से मिलकर बना है तो क्या एटम फर्दर किसी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो रिसर्च से ये बात सामने आई थी कि यस, एटम आपके पास फर्दर डिविजिबल है और एटम जो है वो तीन बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। यानी एटम की कंपोजिशन क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक पार्टिकल्स। और वो तीन पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, यू नो दैट। नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन्स, नंबर टू प्रोटॉन्स, और नंबर थ्री आपके पास हैं न्यूट्रॉन्स। याद रखें बच्चों कि यही जो आपके पास तीन पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर आपका ये एटम बना है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बात समझ में आती है। अच्छा, फर्दर आप लोग ये भी जानते हैं कि जो आपके पास एटम है, इस एटम के होते हैं दो रीजन्स में, ठीक है। एटम के होते हैं टू रीजन्स, टू रीजन्स ऑफ
एटम्स। कौन कौन से? नंबर 1 है जी आपके पास इज कॉल्ड शेल्स एंड नंबर 2 आपके पास होता है इसका न्यूक्लियस। शेल्स क्या, कौन सा इसका रीजन है जहां पे आपके पास क्या रहते हैं जी? ये यूं समझ लें कि पूरे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है ना, वो क्या कहलाती है? शेल्स। तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स रहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड हियर। यानी अगर एटम में आपने इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो आप कौन से रीजन में ढूंढेंगे? शेल्स में। और इसी तरह से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका घर है बच्चों? न्यूक्लियस में रहते हैं दो पार्टिकल्स। एक टाइप का पार्टिकल है न्यूट्रॉन्स और दूसरे आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल रहते हैं वो हैं प्रोटॉन्स। याद रखें यहाँ पे एक और टर्म आ रही है आपके पास आप लोगों के इवन पहले टॉपिक में ही, ठीक है? और वो टर्म आपके पास बार बार आ रही है और वो टर्म है न्यूक्लियॉन्स। क्या टर्म है आपके पास? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि आप यूं कह सकते हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियस में रहने वाले जो आपके पास हैं पार्टिकल्स, इनको हम क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आती होगी, ठीक है? फर्दर आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में भी कि एटम के लिए हम इन दो टर्म्स को भी एक साथ डिफाइन करते रहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, सिर्फ अभी प्रोटॉन की बात हो रही है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे टोटल, उनकी जो टोटल तादाद है उनको हम क्या बोलते हैं? उस एटम का एटॉमिक नंबर। इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको फर्दर हम लोग जो है वो चार्ज नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसी से आप लोगों का जो पहला टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, तो वहाँ पे ये टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसी को हम उसका चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो हमने क्या कहा? एटॉमिक नंबर क्या है, क्या रिवीजन हमने की कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल जी। और लिखते वक्त कैसे लिखते हैं? जो भी लेटेस्ट से आपके पास कोई भी हाइपोथेटिकल एलिमेंट है एक्स, तो इसके हम लोग इसका जो सबस्क्रिप्ट होता है लेफ्ट साइड पे, सबस्क्रिप्ट में हम इसका लिख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर जेड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर ले किसकी? यूरेनियम की। तो यूरेनियम आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, जिसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 92। मैंने अभी आपको क्या बताया? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स की तादाद है उसको हम उसका क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? यूरेनियम 92। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? उस एटम का एटॉमिक मास। या याद रखें इसी एटॉमिक मास को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। बच्चों कुछ याद आया? मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो चूंकि यहाँ पे टोटल प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में रहने वाला पार्टिकल और न्यूट्रॉन ये भी न्यूक्लियस में रहने वाला पार्टिकल, तो कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का न्यूक्लियॉन नंबर क्या है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हम एटॉमिक मास या इसी को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल ए का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी आपके पास जो हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, लेट अस से एनी एलिमेंट एक्स, इसको हम इसके सुपर स्क्रिप्ट में लिख लेंगे, यानी ऊपर की जानिब लेफ्ट साइड पे। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरेनियम की एग्जांपल ले लें तो यूरेनियम में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास होते हैं जी 143, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अभी आपने देख लिया कितने? 92। इनको ज़रा ऐड करें ना, 235। इसका मतलब यूरेनियम का जो आपके पास एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर है, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इसके ऊपर की जानिब। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस या एटॉमिक सिंबल के ऊपर की जानिब जो चीज़ लिखी होगी वो इसका एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर होगा,
और सबस्क्रिप्ट में जो चीज़ लिखी होगी वो इसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, यूरेनियम 92 35। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये जो एटम से रिलेटेड टर्म्स थी तो होप्सो ये आप लोगों को, चूंकि पहले से भी आप स्कूल फिजिक्स से पढ़ते रहते हैं, बहरहाल आप लोगों को ये वापस रिवाइज होगी होंगी। अब जो आप लोगों की टर्म्स आ रही है ना बच्चों, याद रखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये नई हूँ, तो इनको बड़ी तवज्जो के साथ आप लोगों ने सीखना। अच्छा जी, हमने डिस्कस कर ली थी इसकी आई थिंक 1 2 3 4 5 टर्म्स। अब जो हमारी नंबर 6 पे टर्म है या नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा जी, जो हमारी इसके बाद वाली टर्म है उस वो टर्म है जी न्यूक्लियर प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर प्रोसेस। अच्छा बच्चों, याद रखें कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस के अंदर चेंज इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस। तो मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो, चेंज इन न्यूक्लियस, यानी देयर इज चेंज इन न्यूक्लियस, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्रोसेस। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ना तो बच्चों याद रखें, जैसे आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे पास है एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं आपके पास, फिशन का रिएक्शन या फियन का रिएक्शन। तो देखिए फिशन हो या फियन हो, दोनों टाइप के जो रिएक्शंस है ना, इसमें क्या होता है आपके पास, अगर मैं फिशन की बात करूँ, फिशन में क्या होता है कि एक जो बड़ा न्यूक्लियस है वो टूट के दो छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, और फियन में क्या होता है, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अल्टीमेटली बात क्या है कि चेंज किस में आ रही है, न्यूक्लियस के अंदर आ रही है। इसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे जो न्यूक्लियर डिके के प्रोसेसेस हैं, न्यूक्लियर डिके, जिसमें आप लोगों ने पढ़ना है अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। तो आप इनको इंशाल्लाह, ये चूंकि आपके ये अल्फा डिके, बीटा डिके, गेमा डिके तीनों जो हैं ये हमारे चैप्टर में ही शामिल हैं। इनको डिटेल से हम उन्हीं अपने अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट आप लोग एग्जांपल के तौर पर याद रखें न्यूक्लियर प्रोसेस के, कि अल्फा डिके, बीटा डिके और गेमा डिके ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें अल्टीमेटली चेंज जो है वो न्यूक्लियस में ही इन्वॉल्व होता है। तो आई गेस कि ये चीज़ भी, न्यूक्लियर प्रोसेस क्या है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है पार्टिकल्स इंटरेक्शन। बच्चों पार्टिकल इंटरेक्शन क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सारी बात जो है वो क्लियर करता हूँ। याद रखें, देखें जैसे हमने अभी बात की ना कि आपके पास होता है एक एटम, तो ये एटम का शेल है, हम दो शेल्स कंसीडर कर लेते हैं, और ये सेंटर में मौजूद है जी इसका न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन भी मौजूद है, न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। शेल्स में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि शेल्स में कौन सा पार्टिकल रहता है, वो रहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे पास शेल्स में मौजूद हैं जी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले प्रोटॉन्स हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये आपस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन शेल्स के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखें ना, प्रोटॉन भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, तो एक टाइप का पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपके पास यूँ समझ लें कि एक तरह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से दूसरा पार्टिकल रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। इसी तरह से जो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन। अच्छा, पार्टिकल्स के दरमियान जहाँ पे ये इंटरेक्शन है, यानी इस टाइप की इंटरेक्शन से एक टाइप का पार्टिकल दूसरे को इफेक्ट करता है तो वो घूमना शुरू कर देता है। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक उनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, मोमेंटम का ट्रांसफ़र होना और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ का ट्रांसफ़र होना, वो पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। बहरहाल आपने इस यूनिट में जो पार्टिकल्स में इंटरेक्शन स्टडी करना है वो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ। वो हम लोगों ने एक पढ़ना है कि पार्टिकल्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेनन होता है, और नंबर 2 कैसे पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो पेयर एनहिलिएशन का प्रोसेस होता है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अभी मोटी बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि जहाँ पर भी पार्टिकल्स इंटरेक्शन की टर्म आएगी तो वहाँ पे आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि एक टाइप का पार्टिकल दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, या उसके साथ मिलके कोई दूसरा पार्टिकल बना रहा है, या डिके कर रहा है, या कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो वो ये होप्स हो कि ये टर्म आप लोगों को यूनिट में कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेगी।
हमारी जो सेकंड लास्ट टर्म है जी वो है नंबर 8, वो है आपके पास रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी कि फर्ज कर लें आप बनाना चाहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस आप लोग बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियस के लिए आपको दो पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी दो तरह के पार्टिकल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? आप लोग कहेंगे कि सर ऑब्वियसली हमें चूंकि न्यूक्लियस बनाना है तो न्यूक्लियस में हमारे पास रह रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो आपको कुछ न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी लेटर से, और कुछ आपको प्रोटॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये वो न्यूक्लियस का फ्रेम है जिसमें हमने इन न्यूट्रॉन्स को भी असेंबल करना है और इन प्रोटॉन्स को भी असेंबल करना है, ठीक हो गया। अच्छा, पहले हम ये करते हैं कि न्यूट्रॉन्स को असेंबल करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से एक न्यूट्रॉन को यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, इसी तरह से दूसरे न्यूट्रॉन को जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो व्हाट डू यू से, ये वाला न्यूट्रॉन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आप कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो हमने ये जो तीन न्यूट्रॉन्स थे इनको बआसानी यहाँ पे असेंबल कर लिया इन द फ्रेम ऑफ न्यूक्लियस। बड़ी रफ से एग्जांपल है लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दीज प्रोटॉन्स? जब हम पहला प्रोटॉन लेकर आएंगे तो इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ना तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इसको इफेक्ट करेंगे ना कोई और चीज। बट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस सेकेंड प्रोटॉन? जब हम इसको असेंबल करने की कोशिश करेंगे ना यहाँ पे, तो ये वाला जो पहले से मौजूद प्रोटॉन है बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, लाइट चार्ज, ये इसको रिपल करने की कोशिश करेगा। बहरहाल हमने किसी तरह से असेंबल यहाँ पे कर लिया, अभी मैं बात क्लियर करता हूँ। और यहाँ से इसी तरह से हमने जी तीन प्रोटॉन्स को भी आपस में कोई मिल बांट करके, कोई मशवरा करके, कोई किसी तरह से हमने यहाँ पे इन प्रोटॉन्स को असेंबल कर लिया। ये ऐसा नहीं होता जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि किसी भी तरह आप लोगों ने यहाँ जो है प्रोटॉन्स को असेंबल कर लिया है। देखिए बच्चों, ये नेचर है कि एक जैसा चार्ज अपने ही जैसे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस में स्टेबल रहना है तो हमें प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन के अगेंस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये जो प्रोटॉन है और प्रोटॉन है एक दूसरे को रिपल करके न्यूक्लियस को जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर लें, यानी न्यूक्लियस स्टेबल रहे हमारे पास। इसके लिए हमें एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इन प्रोटॉन प्रोटॉन को भी आपस में बांधेगी और फर्दर एक चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल को भी आपस में बांध के रखेगी। बच्चों याद रखें, वो जो एनर्जी आपको ज़रूरत पड़ती है ना इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा अब ज़रा मुझे बताएं कि अगर किसी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी कम हुई, क्या वो न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा? डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि सर वो न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो यस, अगर किसी न्यूक्लियस के पास लो बाइंडिंग एनर्जी है तो उसकी वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब याद रखें कि आपके पास जो अनस्टेबिलिटी है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना अनस्टेबिलिटी, तो अनस्टेबिलिटी की जो वजह हैं, जो रीजंस हैं, वो आपके पास है नंबर 1 लो बाइंडिंग एनर्जी, नंबर 2 इसमें याद रखिएगा कि इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रेशो। इसकी वजह से, यानी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी लो होने की वजह से कोई किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, बल्कि अगर उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की रेशो अगर बैलेंस नहीं है ना, यानी प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है न्यूट्रॉन कम है, या न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, तो उसकी वजह से भी न्यूक्लियस क्या होने लगता है, अनस्टेबल होने लगता है। इसी तरह से तीसरी जो आपके पास है वो, फर्ज कर लें किसी के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो भी बैलेंस है, उसके पास बाइंडिंग एनर्जी भी ठीक है, बट उसके पास कभी किसी रिएक्शन के दौरान जो एटम का न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उसके पास हाई एनर्जी आ जाती है। इस हाई एनर्जी आने की वजह से भी ये आपके पास अनस्टेबल हो जाता है। इसी तरह से और बहुत सारी रीजंस हैं लाइक शेल इफेक्ट वगैरह। तो देखिए, हमारा अभी कंसर्न इस चीज़ से नहीं है कि हम इन चीज़ों की डिटेल में जाएं। आपको एक पॉइंट तो मैंने इलेबोरेट कर लिया ना कि एटम के न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी क्यों आती है। तो यहाँ पे जो समझाने वाली बात है वो ये है कि किसी भी वजह से इनमें आपके पास कोई भी न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस नेचर है कि जैसे इंसान की अगर फाइनेंशियल हालात या हेल्थ वो अगर अनस्टेबल हो जाए तो वो कोशिश करता है कि उसमें स्टेबिलिटी आए। ऐसे ही जो एटम का न्यूक्लियस है जब वो अनस्टेबल होता है वो कोशिश करता है कि किसी तरह से स्टेबिलिटी आए। सो टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए
जो आपके पास है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, ये रिलीज करता है सम रेडिएशंस एंड कुछ रेस को। बच्चों याद रखें कि ये जो न्यूक्लियस रिलीज करता है कुछ रेडिएशंस और रेस को टू गेट द स्टेबिलिटी, यही जो आपके पास फेनोमेनन है इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। इसमें जो लास्ट टर्म है हमारे पास, टर्म नंबर 9, वो है रेडियो एक्टिव डिके। अब देखें, ये जो रेडियो एक्टिविटी है दिस इज अ फेनोमेनन। तो कोई भी आपके पास न्यूक्लियस जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इन प्रोसेसेस में से कोई एक प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी आपके पास एक फेनोमेनन है, जबकि स्पेसिफिकली वो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। यानी रेडियो एक्टिविटी इज अ फेनोमेनन, और कौन सा स्पेसिफिक प्रोसेस इस्तेमाल करेगा कोई न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो आपके पास है रेडियो एक्टिव डिके, जिसमें आपके पास आता है अल्फा डीके, नंबर 2 बीटा डीके, या नंबर 3 आपके पास हो सकता है गेमा डीके। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग बाकायदा तौर पर अब हमारे फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। आई होप कि ये जो टर्म्स हम लोगों ने सीखी हैं ये आप लोगों को समझ आ गई होंगी और अभी आप लोगों को यूनिट में कंफ्यूज नहीं करेंगी। इसी वजह से मैंने इनको पहले ही डिस्कस कर लिया है। ताहम अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब आप लोगों से अपने फर्स्ट टॉपिक के लेक्चर कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।